जय जोहार साथियों। मैं अभिनव शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं प्रज्ञान एकेडमी बिलासपुर में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इंडियन इकोनॉमी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि नेशनल इनकम पढ़ने से पहले कुछ उससे एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना अनिवार्य है, जिससे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। उसी में दूसरा हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है और कंसेप्ट बहुत समय तक के याद रहता है। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में सजेस्ट करता हुआ आया हूँ कि इकोनॉमिक्स चूँकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और कई बार इकोनॉमिक्स को डेसिमल साइंस भी बोला जाता है, और उसका कारण ये है कि जैसे हमारे साइंस और मैथ्स में कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बोलूं कि द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि चेंज नहीं होने वाला है कभी। तो वैसा ही कुछ इकोनॉमिक्स के साथ भी होता है। कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मानव इच्छा का अंत नहीं है। तो ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर लागू होता है। पर एक तरफ साइंस में किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं होता है। आप किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं बोल सकते कि सूर्य वेस्ट से उगेगा, या फिर किसी भी प्रकार का इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते इस फैक्ट को। पर चूंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड होता है, तो हो सकता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हो, साधु महात्मा, जिसने पूरी मोह माया को त्याग दिया हो, जिसको इन मटेरियलिस्टिक चीजों से उतना आउटपुट नहीं मिल रहा हो जितना ईश्वर की भक्ति में मिलता हो। तो उस व्यक्ति के लिए जब हम ये इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सल लॉ को देखेंगे कि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के केस में वो ट्रू नहीं होगा। ये सच नहीं होगा कि उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है। उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति इंद्रजीत हो गया है, उसने अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया है, उस व्यक्ति की अब कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा यूनिवर्सल लॉ फेल हो गया। हमने जो, चूंकि इकोनॉमिक्स में जो मॉडल्स बनते हैं वो सारे एजम्पशंस पे बनते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमेशा जो भी ह्यूमन, कोई अगर कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो जब भी डिसीजन लेगा तो वो एक रेशनल डिसीजन होगा, लॉजिकल डिसीजन होगा, कुछ सोच समझ के डिसीजन लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के पास नहीं होने के कारण, जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने गया और मेरे को पूरे रेट्स, हर दुकान में कितना रेट है उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं पहली दुकान गया और वहां पे जितना उन्होंने रेट बताया मैं खरीद के ले आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 3 दुकान छोड़ के जो चौथी दुकान है वहां पे इससे भी कम प्राइस में आपको मोबाइल मिल जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एजम्पशन लिया था कि ये व्यक्ति सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, सब दुकान में प्राइजेस को कंपेयर करेगा, उसके बाद खरीदेगा। तो वहां पे वो फेल हो गया क्योंकि उसने पहली दुकान गया, जितना प्राइस कोट किया गया उसको उसी पे खरीद लिया। तो ऐसे हर बार कुछ ना कुछ, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंडेंट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इसीलिए ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, पर इसको डिस्मल साइंस भी बोला जा रहा है। तो डिस्मल साइंस बोलने का कारण यही है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कि लॉज जो हैं वो अलग अलग रिजल्ट्स दे देते हैं। जो संभावित रिजल्ट्स होने चाहिए, जो प्रोबेबल रिजल्ट्स आने चाहिए मॉडल्स के, वैसे नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 जब हम देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आप इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो है वो बहुत कम डाइवर्सिफाइड है, उसमें विविधता आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट जब हम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि इमेजिन करिए कि एक अर्थव्यवस्था है जिसमें एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है और वो है ये मार्कर। अब इस मार्कर का उत्पादन मूल्य 10 रुपए है और दो ही व्यक्ति हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं।
आप खरीदने वाले हैं, मैं इसका उत्पादन करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप कंज्यूमर हैं, और इसका प्राइस मैंने 10 रुपए रखा हुआ है। और अभी हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम देखेंगे, जहां पे सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तरफ होगा हाउस होल्ड यानी कि उपभोक्ता, और एक तरफ होगा फर्म या कंपनी जो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेगी। तो इस मार्कर का मूल्य 10 रुपए है। अब मैं इसका उत्पादन किया और आपको इसको बेच रहा हूं, तो आप 10 रुपए मेरे को देंगे और ये वस्तु ले लेंगे। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जितना इस वस्तु का मूल्य है उतना ही मेरी आय है और उतना ही आपका व्यय है। तो यहां पे क्या हो गया, मेरी आय यानी कि उत्पादनकर्ता की आय, उपभोक्ता का व्यय और इस वस्तु का मूल्य, तीनों चीजें बराबर हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू इनकम ऑफ प्रोड्यूसर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और हमारे केस में ये सारा ही 10 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरे अर्थव्यवस्था में आप ये देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, पूरी अर्थव्यवस्था में ये देख सकते हैं कि उपभोक्ताओं का कुल व्यय अगर निकाला जाए उतनी ही आय कुल फर्मों की आय होगी और उतना ही वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य भी होगा। तो सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि हम कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से, 3 विधियों से कर सकते हैं। Three methods of calculating national income। पहला हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। हम सारे उपभोक्ताओं का व्यय अगर जोड़ लेंगे तो हमारे को राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला जो विधि हो गई वो हो गई एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि। दूसरा इनकम ऑफ प्रोड्यूसर बराबर होगा, तो दूसरा हम देख सकते हैं इनकम मेथड, यानी कि आय विधि। और तीसरा हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड, यानी कि उत्पाद विधि। यही 3 प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अब मैं फ्लो डायग्राम से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा देता हूं। क्योंकि हम अभी 2 सेक्टर इकोनॉमी देख रहे हैं, तो हम एक तरफ हाउस होल्ड्स लेंगे, एक तरफ फर्म या कंपनी लेंगे। घर, उपभोक्ता भी बोला जा सकता है, लेकिन उपभोक्ता बोलना उचित नहीं है। जो आपको मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा कि क्यों इनको उपभोक्ता शब्द का प्रयोग हाउस होल्ड्स के लिए या घरों के लिए करना सही नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन फर्म करेगा। तो वस्तु या सेवा का उत्पादन फर्म ने किया
और यही वस्तु एवं सेवा का उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता, हाउस होल्ड्स। तो मैं यहां डाल देता हूं गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, वस्तु एवं सेवा। ठीक है, मैं अभी इनकम फ्लो नहीं बता रहा, इनकम फ्लो दूसरे कलर से बताऊंगा। अभी आप ये देखिए कि वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए, हाँ, वस्तु एवं सेवा को उत्पादन करके फर्म या कंपनी उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा और उनका उपभोग हाउस होल्ड्स करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हाउस होल्ड्स कौन सी ऐसी चीजें हैं? मैंने पिछले वीडियो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझाया है कि किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनके बिना वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो सकता। तो आप पिछले वीडियो को जाके उससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ सकते हैं। उससे आपको ये समझ में आएगा कि हाउस होल्ड्स जो है फर्म या कंपनी को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, या जो कि हमारे हैं लैंड। इन हाउस होल्ड्स के पास जमीनें हैं, लैंड्स हैं, ये किराए पर जमीनें देंगे फर्म को। वैसे ही इन हाउस होल्ड्स के पास लेबर है, श्रम है, और यही हाउस होल्ड्स श्रम प्रदान करेंगे फर्म को। इन घरों के पास में कैपिटल यानी कि पूंजी भी है। तो फर्म को जितने भी उत्पादन करने के लिए आवश्यकताएं होंगी पैसों की, उन पैसों की आवश्यकता हाउस होल्ड्स पूरी करेंगे फर्म की। और आखिरी उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर, उसको भी हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करेंगे फर्म को। इन्हीं 4 चीजों को मिला के हमारा कोई भी वस्तु या उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला है लैंड, उसके बाद है लेबर, उसके बाद है कैपिटल, और उसके बाद आखिरी है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये पहला हमारा फ्लो डायग्राम बन गया। यहाँ पे एक तरफ वस्तु एवं सेवा है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है, तो ये पहला फ्लो बन गया। अब दूसरा फ्लो हम देखेंगे पैसे का, द्रव्य, मुद्रा। इस वस्तु एवं सेवा का उपभोग करने के लिए हाउस होल्ड्स, जिनको हम उपभोक्ता भी बोल रहे हैं, ये द्रव्य मुद्रा प्रदान करेंगे फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि उपभोग व्यय। ठीक है, हाउस होल्ड्स इन वस्तु एवं सेवाओं के एवज में फर्म को उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा या मनी प्रोवाइड करेंगे, और फर्म इन सब के बदले में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाले कारकों को इनके बदले में, लैंड के बदले में देगा रेंट यानी कि किराया, श्रम के बदले में वेज यानी कि भत्ता, मजदूरी, ठीक है, पूंजी के बदले में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और उद्यमी के बदले प्रॉफिट विच मीन्स लाभ। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैंने बोला था कि घरों को उपभोक्ता बोलना पूर्ण तरीके से उचित क्यों नहीं है, सही क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सिर्फ उपभोक्ता के रूप में नहीं है, ये इनमें से कोई लैंडलॉर्ड भी होंगे जो इस वस्तु एवं सेवाओं को उपभोग कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग जिन्होंने भूमि किराए पर दी हुई है, लीज पर दी हुई है,
तो कुछ लैंडलॉर्ड्स होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे जो अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पूंजीपति होंगे जो अपना कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, और कुछ एंटरप्रेन्योर होंगे जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के रिस्क लेके उस वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा 2 फैक्टर डायग्राम, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 4 फैक्टर इकोनॉमी में फ्लो डायग्राम कैसा बनता है। एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है जॉन मेनर्ड कीन्स, JM कीन्स। तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी कि सरकारी हस्तक्षेप की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट या फिर ऋण लेकर अपने अर्थव्यवस्था में खर्चा करने पर उसमें ग्रोथ ज्यादा मिलती है, क्योंकि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। हो सकता है कि अभी आपको ये सब बातें समझ में ना आ रही हो, पर आगे जब हम देखते जाएंगे तो सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ऑल दीज थिंग्स विल मेक सम सेंस इन फर्दर वीडियोस कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिस्कल डेफिसिट जैसे जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, वो क्या होते हैं। तो उन्होंने एक फैक्टर ये ले आया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। एडम स्मिथ ने बोला था कि सिर्फ अर्थव्यवस्था को फ्री छोड़ देना चाहिए, लाइसेंस फेयर की बात कही थी, यानी कि किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो अर्थव्यवस्था में। पर 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद में मैंने इसको अपने फर्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 पिछले वीडियो में समझाया था, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। उसके बाद जब सुधार किए गए, वो जॉन मेनर्ड कीन्स के आइडियाज पे ही सुधार किए गए। तो अब चूंकि जॉन मेनर्ड कीन्स ने सिर्फ 2 फैक्टर नहीं रखे, इसके अलावा गवर्नमेंट भी एक फैक्टर उन्होंने ऐड किया, और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, जो कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत आता है, उसको भी अर्थव्यवस्था में ऐड किया था। तो उनका एक फॉर्मूला था नेशनल इनकम बराबर उनका दिया हुआ, दिस फॉर्मूला वाज, दिस इज वेरी वेरी फेमस फॉर्मूला फॉर एग्रीगेट डिमांड। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, इसमें से हमारा C जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड्स करेंगे वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए, उपभोग व्यय। दूसरा है I, जिसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। विनिवेश। G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब चूंकि कीन्स ने सरकारी हस्तक्षेप बोला है अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में खर्च करेगी, तो ये शासकीय व्यय बोल सकते हैं। और आखिरी जो है X माइनस M, ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर होता है, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट यानी कि विशुद्ध रूप देखते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट से होने वाली आय ज़्यादा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और इंपोर्ट पे होने वाला व्यय अगर ज़्यादा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल आय और व्यय का जब एग्रीगेट करते हैं, तो प्लस या माइनस में एक जो भी वैल्यू हमें प्रोवाइड होती है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि बाह्य क्षेत्र से आय व्यय। इनकम
स्लैश एक्सपेंडिचर फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने वाले हैं हाउस होल्ड्स, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाले जो हैं वो है बैंकिंग सेक्टर। आपको अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो तो आप लोन के लिए जाते हैं बैंक्स के पास, और सारे के सारे बैंक्स हमारे फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैं इसमें एक फाइनेंशियल सेक्टर और ऐड करता हूं। फाइनेंशियल सेक्टर क्या करेगा? फर्म्स या कंपनी के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी या एक्सेस मनी होगा वो सेविंग्स या बचत के रूप में बैंक्स के पास जमा कराएंगे, और कुछ फर्म्स इन्हीं सेविंग्स के माध्यम से इन्हीं बैंक से लोन लेंगे। ठीक उसी प्रकार हाउस होल्ड्स भी अपने एक्सेस इनकम को सेविंग्स के रूप में बैंक्स में जमा कराएंगे, और जब ऋण लेना होगा तो इन्हीं बैंक्स के माध्यम से ऋण लेंगे हाउस होल्ड्स। तो ये हमारा हो गया 3 फैक्टर इकोनॉमी। अब तीसरा फैक्टर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे मैं गवर्नमेंट ले लिया। अब ये गवर्नमेंट फर्म या कंपनी को, हाउस होल्ड्स को देखते हैं पहले। हाउस होल्ड से और फर्म से टैक्स लेगी गवर्नमेंट, और कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पे अभी अभी हाल फिलहाल में सब्सिडी दिया गया है 300 रुपए का। तो उस प्रकार की कुछ जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं उन पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान करती है ताकि उसका मार्केट प्राइस कम किया जा सके और ज्यादातर लोगों की पहुंच में वो वस्तुएं आ सकें, इसलिए उन पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स हर घर के लिए आवश्यकता है, एक प्रकार की अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं पर जिनका उपभोग ऐसा सरकार को लगता है कि महत्वपूर्ण उपभोग है, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है उन वस्तुओं पर। फर्म या कंपनी से भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी और इनको जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स बोल सकते हैं। तो हमारा हाउस होल्ड्स बन गए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाले बैंक्स बन गए जो कि फाइनेंशियल सेक्टर हमने जिनको बोला, गवर्नमेंट आ गई इस डायग्राम में। अब एक आखिरी सेक्टर जो बच रहा है वो है एक्सटर्नल सेक्टर, जिस यहां बना देता हूं। सॉरी, अब दोनों फर्म और कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यहां पे भी एक रेमिटेंसेस होता है जो बाहर हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, जो व्यक्ति हैं जो बाहर देश में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो अपने भारत में कुछ अगर पैसा भिजवाते हैं अपनी आय का,
तो उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर से आने वाले रेमिटेंसेस भी इसमें आ जाएंगे। और अगर एक्सटर्नल सेक्टर से लोन्स ले रहे हैं फर्म, एक सोवरेन लोन्स होते हैं, एक एक्सटर्नल लोन्स होते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर से लिए गए लोन्स जो हैं वो फर्म और कंपनी अगर बाहर से कहीं से अगर लोन ले रहे हैं तो वो एक्सटर्नल लोन्स भी आ जाते हैं। तो अब इस डायग्राम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट का भी एक्सटर्नल सेक्टर से आदान प्रदान होता है, पर इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीजीपीएससी के हिसाब से है नहीं, पर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा हम पढ़ेंगे तो इस अवधारणा, इस कंसेप्ट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए इसको समझना अनिवार्य है। अगर आपको 4 सेक्टर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप सिर्फ 2 सेक्टर डायग्राम ही पढ़ें, उससे भी आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो आशा करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का फीडबैक हो या सजेशंस हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप हमें अपने सजेशंस या फीडबैक्स भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आए हो इस टॉपिक को पढ़ते हुए, तो आप उस क्वेश्चंस को भी हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड पीस आउट।